06 का एग्ज़ाम है। I'll start with my brief introduction. My name is Khurram Salahuddin and I am ACA Chartered Accountant और currently I am practicing as a managing partner in a firm और कुछ टीचिंग भी कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली ऑडिट का पेपर पढ़ाया और फाइनेंस का और कॉर्पोरेट लेवल की भी ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ मैं। आई एम अ ट्रेनर एज वेल, डायरेक्टर लेवल ट्रेनिंग कर रहा हूँ और कुछ और इदारों के साथ मुंसलिक हूँ जहाँ पे मैं फाइनेंस की ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ। तो अभी आप लोगों के साथ जो इंगेज हुआ हूँ इसमें है MFA 06, ये वाला एग्ज़ाम है। क्या पता है आपको इसके बारे में? इंटरैक्टिव सेशन ही होगा मेरा, मैं थोड़ा सा ज़रा इस तरह ही चलता हूँ। फाइनेंस पोर्शन, फाइनेंस और BM कंबाइन है। जी बेटा, आपका नो आइडिया? नो आइडिया। बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस की कमिक्सचर। अच्छा, बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस। बिजनेस मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जो हमने बेसिकली BMBS में ली थी, पहले पढ़ी हुई। अच्छा, आप लोगों का पहले कौन सी स्कीम थी? आप लोगों ने BMBS पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है शायद। और फाइनेंस तो इधर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो तो पहले था ही नहीं। BMBS है और फाइनेंस में क्या चीज़ें, कुछ आइडिया? नो आइडिया। चलें, कोई बात नहीं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं। एक, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द वन इज मैनेजेरियल एंड द अदर वन इज फाइनेंस। ओके, इसको बिफोर वी स्टार्ट दिस पेपर इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, इसके पास इसकी जो हिस्ट्री है उसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, तो सब्जेक्ट्स को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है MFA, ये कंसिस्ट करता है दो चीज़ों का, मैनेजेरियल और फाइनेंस मैनेजमेंट और मैनेजेरियल। मैनेजेरियल में अभी मैंने कुछ नोट्स कॉपी करवाए हैं, वो अभी आ जाते हैं तो वो भी इसमें भी आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। इसमें कोई आ जाते हैं 1 to 9 चैप्टर्स आ जाते हैं आपके पहले। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट आ जाती है कि आप बिजनेस मैनेजमेंट किस तरह पढ़ेंगे, मिशन, विजन, गोल, आपकी कोई बिजनेस मार्केटिंग की थ्योरीज आ जाती हैं, BCGS, बेसिकली एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। नोट्स मंगवा दें, ये आपका बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है। फिर आ जाता है फाइनेंस, आ जाती है आपकी। ये ICAP के जो आपकी स्टडी टेक्स्ट बुक है, ये उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 से 9 तक थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है। चैप्टर नंबर 10 और 17 से लेके आपका ये, आप इसको मैथ्स कह लो, फाइनेंस कह लो, फाइनेंशियल कह लो, ये वाला पोर्शन आ जाता है आपका। फाइनेंशियल तो मैंने कह दिया, फाइनेंस कह लो, ठीक है। 10 से लेके 17 तक आपका ये वाला आ जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, सर आतिफ आब्दी आपको पढ़ा रहे होंगे। ये वाला जो पोर्शन है, आई एम गोइंग टू बी इंगेज विद यू फॉर दिस पोर्शन ओनली, ठीक है यार। इसमें अगर आप देखें ना, ICAP का जो एग्ज़ाम MFA का उसके अंदर वो एग्ज़ाम के अंदर भी लिंक नहीं करता, डिवीजन है उसके। मैं फर्दर आगे अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ आगे इसमें कहानी क्या चलेगी। एज फार एज MFA 06 इज कंसर्न, यहाँ पे आपके दोनों बिल्कुल लिंक नहीं होंगे। इसका सेक्शन A आता है, इसका जो एग्ज़ाम है उसमें एक सेक्शन A है, सेक्शन B है। आपको जो सेक्शन A आता है, सेक्शन A के अंदर आपको मैनेजेरियल पोर्शन आता है, सेक्शन B के अंदर आपको फाइनेंस का पोर्शन आता है। और सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दैट इज़ MCQs आते हैं, कोई 10-11 MCQs आ जाते हैं और उसमें कोई 12-13 नंबर का वो एक सवाल होता है। इंटरलिंक का जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई एक नंबर का भी लिंक नहीं हुआ। अभी यहाँ पे 3 अटैम्प्ट हो चुकी हैं, मार्च 22, ऑटम 22 और ये अभी जो लास्ट हुई है रिसेंटली
मार्च 23। तीनों में किसी में भी उसने कोई किसी किस्म का लिंक नहीं किया। अब ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, चलें थोड़ा सा मैं अब आपको इसकी बैकग्राउंड में आ जाता हूँ, सब्जेक्ट की बैकग्राउंड क्या है। आपको क्वेश्चन हो गया कवर। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में ना, ये यहाँ पे पहले जो स्कीम होती थी, BS का पेपर आपने बताया कौन सा होता था, कैफ मेरा ख्याल है शायद वो कोई वैसे 4 करके कुछ इस तरह होता था पहले। उससे पहले मॉड्यूलर सिस्टम होता था। मॉड्यूलर सिस्टम में मॉड्यूल सी में भी इसका नाम कोई BM ही होता था, ठीक है, मॉड्यूल सी में होता था। और यहाँ पे ये कहाँ पे है जी, कैफ 4 के पास ही है कुछ, ठीक है। तो ये पहले BM था, BM मॉड्यूल सी में इसका नाम होता था बिजनेस मैनेजमेंट बिहेवियरल साइंसेस, कुछ इस तरह करके। एक इंडिपेंडेंट 100 नंबर का पेपर होता था। फिर ये कैफ 4 में आया, कैफ 4 में आके बिजनेस मैनेजमेंट बिहेवियरल साइंसेस कुछ इस तरह ही करके फिर भी ये 100 नंबर का रहा। अब क्या हुआ कि जब MFA का इन्होंने नया एग्जाम निकाला कोई 1.5 ईयर बैक, और वहाँ पे इन्होंने MFA का एक सब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर इस 100 मार्क्स को मर्ज कर दिया, ठीक है। और ये राउंड कोई 50-50 के पास आपका टेस्ट हो रहा था। अभी वो एनालिसिस आते हैं, मैं अभी उसमें भी आपको दिखाता हूँ। ये पोर्शन कवर हो गया मैनेजेरियल का, आपको समझ लगी कि मैनेजेरियल कहाँ से आ रहा है। देन वी कम टू फाइनेंस पोर्शन, मैथ, फाइनेंशियल फाइनेंस। ये क्या चीज़ है? ये जो एग्ज़ाम है, ये पहले आपका जो कैफ लेवल है यहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जाता था। यहाँ पे कैफ लेवल पे, यहाँ कैफ को पहले सी इंटर लेवल कहते थे। सी इंटर लेवल पे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे नहीं सिखाई जाती थी। फॉर इंस्टेंस मैंने जो ये वाली करंट स्कीम है कैफ, MSA और ये CFAP वाली, मैंने इसे पहले क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम लोगों की क्या स्कीम होती थी, CA इंटर होता था, CA इंटर के बाद CA फाइनल, और फाइनल के बाद क्वालिफाई करके तो हम लोग जाके फाइनेंस पहले पढ़ते थे। मैं आपको बताता हूँ, मॉड्यूल A B C D होता था, इसको हम कहते थे CA इंटर है। फिर ये आता था E और F, ये होता था फाइनल। अब ये फाइनल होता था, ये CA इंटर होता था। इधर कैप, CFAP, MSA इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे मॉड्यूल A पढ़ते थे, B पढ़ते थे, C पढ़ते थे, फिर E भी पढ़ लेते थे। फिर F में जाके एक पेपर आता था BFD। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। यहाँ पे जाके हम लोग फर्स्ट टाइम फाइनेंस पढ़ते थे। मॉड्यूल A में थोड़ी सी हल्का सा टच होता था, बेसिक लेवल। सही है, बिल्कुल बेसिक लेवल, छोटू सा यहाँ पे वो पढ़ाता था जो आप लोगों की QM है, राइट। उसमें थोड़ा सा यहाँ से बस उसने थोड़ी सी फाइनेंस बताई, 1-2 फॉर्मूले बताए। उसके बाद मॉड्यूल B आया, C आया, D आया, हमें पता ही नहीं था होता फाइनेंस क्या। ये भी पूरा गुजर गया, कोई पता ही नहीं है। आखिर के में 4 पेपर होते थे, 1 2 3, उनमें से एक पेपर ये होता था BFT। बिल्कुल एंड पे जाके पढ़ते थे बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। अब उन्होंने क्या किया, अब स्कीम चेंज कर दी है। अब क्या स्कीम है, कैफ से पहले क्या आता है, PRC। अब आ गई आपकी PRC के बाद कैफ के बाद बेटा CFAP और ये MSA। अब मैं सिर्फ आपको फाइनेंस का बताने लगा कि फाइनेंस को उसने कैसे एडजस्ट किया है। अब PRC में ना थोड़ा सा बेसिक बताता है, राइट। अब एक कैफ में MFA 06 जो है, यहाँ पे हमें फाइनेंस पढ़ाएगा। CFAP में BFD के अंदर पढ़ाएगा, और MSA में MSA 2 के अंदर भी हमने फाइनेंस पढ़नी है।
आप देख रहे हैं कैसे चेंज किया उसने, चारों में डाल दिया। पहले कहाँ पढ़ते थे, बिल्कुल एंड पे जाके एफ का आखिरी कोई पर्चा होता था बीएफटी। उससे पहले मैं पता ही नहीं तो था फाइनेंस क्या चीज़ है, कोई किसी चीज़ का भी नाम है फाइनेंस। उससे पहले हम कर रहे हैं अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को मास्टर कर रहे हैं। लेकिन एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न वी वर जीरो, पता ही नहीं होता था एफ से पहले। और वहाँ पे आप देखें डायलेमा ये है कि अगर कोई बच्चा, आपको पता है पहले तो पासिंग रेट क्या होती थी, सी इंटर तक कोई रह गया तो वो रह गया, उसको फाइनेंस का पता ही नहीं है। उसे इंडस्ट्री में जाना है, कोई बच्चे आर्टिकल्स किया नहीं पास किया, वो चला गया, उसको पता ही नहीं है फाइनेंस क्या है, तो वैसे ही स्ट्रगल करेगा। एफ में जाने के लिए ई पास करना ज़रूरी होता था, एटलीस्ट 3 पेपर। अगर कोई यहाँ पे रह गया तो वो यहीं पे रह गया, उसने फाइनेंस देखी नहीं, उसको पता ही नहीं है फाइनेंस क्या है। अब ये सारी चीज़ों को काउंट फॉर करने के लिए गैस हो उसने हर स्टेज पे फाइनेंस डाल दिया। और हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एग्जामिनेशन बॉडी है, वो ज़्यादा स्ट्रक्चर हो गई है। आप देखें कोर्सेज भी सारे ज़्यादा स्ट्रक्चर कर दिए उसने। उस सारे ही प्रोसेस के अंदर हमारी जो फाइनेंस का सब्जेक्ट है, जो फाइनेंस के टॉपिक्स हैं, उसको भी उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है। पहले क्या कह रहा था, सिर्फ बीएफडी के अंदर थोड़ी सी फाइनेंस पढ़ा के, थोड़ी सी नहीं, खैर वो उसमें मैं बाद में आता हूँ, यहाँ पे पढ़ाता था फाइनेंस, उससे पहले पढ़ाता नहीं था। आपको शायद आइडिया है थोड़ा। अब यहाँ पे वो क्या करता था, चले अगली स्टोरी पे आ जाते हैं। यहाँ पे चले मैं आपको ना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब आप समझ ले गए, यहाँ पे आपको वो सिखाता था कि एसेट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, फिर आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी सिखाई जाती थी, और एंड पे आपको स्टैंडर्ड भी पढ़ाया जाता था, अगर आप अकाउंटिंग की ज़बान में समझना है। अलीफ से लेके बिल्कुल एंड तक पीएचडी करवाता था। और बिल्कुल एंड पे एफ पे बच्चा फंसा हुआ है, मरने वाला हुआ है, बच्चा कह रहा है यार मैं किसी तरह पास हो जाऊं, निकल जाऊं, और वहां पे जाके एकदम मजा पड़ जाता है। आपको एक नया सब्जेक्ट जिसका आपको पता ही कुछ नहीं है, वो आपके पल्ले पड़ जाता था, और वो बिल्कुल आपने अलिफ से स्टार्ट करना है और आपने उसमें पीएचडी करके निकलना है, एंड दैट इज ओनली विद इन 6 मंथ्स। आप सोचें क्या अज़ाब पड़ता होगा। बंदे की तो दुनिया ही अपसाइड डाउन चेंज हो जाती थी, हमारी तो चेंज हो जाती थी फ्रेंकली। मैंने भी बड़ा स्ट्रगल किया, समझ ही नहीं लगती यार करें क्या, ये क्या हो क्या रहा है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने बिल्कुल ए से स्टार्ट करना है और आपने पीएचडी करनी है उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। ये होता था पहले। अब थोड़ा सा जरा उनकी मेहरबानी है आईक्या वालों की, कैफ के अंदर डाल दिए फाइनेंस, सी फैब के अंदर वही पेपर है, और ये MSA 2 है। सही हो गया। MFA 06 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फाइनेंस की चीज़ें पढ़ेंगे आप, कुछ BFD में पढ़ेंगे, कुछ MSA 2 में पढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन किया था बेटा लिंकिंग का, लिंकिंग का जो सारा सीन है वो यहाँ पे MSA 2 के अंदर है। MFA 06 के अंदर अभी तक थ्योरेटिकल पोर्शन और जो फाइनेंशियल पोर्शन है इसकी लिंकिंग नहीं हुई। तीन पर्चे हो गए इसके, अभी तक तो नहीं हुई, और मोस्ट प्रोबेबली होगी भी नहीं। सही है। अच्छा कैफ का हो गया आपका, सबको समझ लगी। अच्छा अब इसमें कुछ टॉपिक्स उन्होंने डाल दिए हैं। अब इसका जो एग्जामिनेशन लेवल है, अच्छा चलें बीएफडी का कर लेते हैं। बीएफडी में जितना यहाँ पे सिलेबस था वो उसने सारा कैफ MFA 6 में डाल दिया, और इसके अंदर सिर्फ एक बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक था और एक और टॉपिक था, उसकी डेप्थ के अलावा सारी चीजें कैफ में आ गई हैं। अब बीएफडी का जो पेपर है यहाँ पे ये बीएफडी और मैक होगी, है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बीएफटी फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और यहाँ पे फाइनेंस प्लस BMBS। 2 पेपर यहाँ पे उसने मर्ज किए हैं,
बीएफडी के अंदर उसने की है फाइनेंस को और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मर्ज किया है, और एमएसए 2 के अंदर फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट प्लस टैक्स, ये 3 चीजें मर्ज की हैं उसने। तो ये आपकी नई स्कीम है। सही हो गया। ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि ये पेपर है क्या और आया कहाँ से और इसने जाना किधर है। सही, एक पेपर एक मुझे भी प्लीज़ दे दें, है आपके पास? चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं इधर से आप प्लीज़ दे देते हैं। चलें कोई बात नहीं, आप करवा लें उतनी देर। थैंक यू। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ डू आस्क मी। फाइनेंस मोस्टली, अकाउंटिंग का तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी है आपने या कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आएंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। वर्किंग कैपिटल था आपके उसमें सिलेबस में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं होगा, वो भी फाइनेंस का टॉपिक है। कुछ लोग उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ले लेते हैं, कुछ उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ले लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोई टॉपिक नहीं है इसमें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है इसमें। अकाउंटिंग जिसे आप नॉर्मली कहते हैं उसका कोई टॉपिक नहीं है। वो सारी चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। आज हमने यही करना है, डिस्कस करना है पेपर है क्या। जी नोट्स भी और आईकेपी स्टडी टेक्स्ट दोनों मिलके चलेंगे। अच्छा इसमें देखें पेज नंबर 1 पे है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसका एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पे। ए में मैनेजेरियल एनालिसिस, आपका बी में आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, और जो थर्ड वन इज बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस। सही है। तो ये जो सिलेबस है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ए बी और सी। अब आप आगे आ जाएं, ये एज पर आई कैप ही है। इसमें मैंने लिखा हुआ है जो ए के आगे लिखा हुआ है मैनेजेरियल, जिसमें मैनेजेरियल एनालिसिस है। आगे कॉलम है थर्ड कॉलम इज एरिया एंड टॉपिक। एरिया एंड टॉपिक के अंदर आप देखेंगे ये मैंने लिखा हुआ है कि ये कौन सा एरिया है। और जो लास्ट है वेटेज कितनी है इसकी। अब मैनेजेरियल की आप देखें कि 35 to 45 है। आपका जो फाइनेंस है इट इज़ अबाउट 30 to 45, और बजटिंग और प्रोजेक्शन कितनी है 20 से 25 मार्क्स की। ये आई कैप की तरफ से एक गाइडलाइन है कि हमारा जो पेपर है इस तरह से टेस्ट होगा। अभी हम आगे जाके देखें भी कि किस तरह टेस्ट हुआ हुआ है, लेकिन ये उनकी तरफ से एक ओवरऑल गाइडलाइन आई हुई है। ये जो पोर्शन ए है दिस इज मैनेजेरियल, बी एंड सी इज फाइनेंशियल या फाइनेंस पोर्शन। यहाँ पे वो कितने मार्क्स का कह रहे हैं वैसे? अपर लिमिट कितनी है फाइनेंस की खाली? 70, और लोअर लिमिट कितनी है 50। दोनों का मीन कितना हो गया 60 होगी ना एवरेज। सबसे लास्ट पेज पे आ जाए। इसमें सबसे नीचे वाली रो देखें, ये देखें एवरेज मार्क्स कितने आए हुए हैं फाइनेंस में से।
है भी 60 का ही है ऑलमोस्ट। सही हो गया। चले आ जाए प्लीज, सेकंड पेज पे आ जाए। आई कैप स्टडी टैक्स इंडेक्स। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 में देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 से लेके मैं आपको वैसे गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि तो आपको सब्जेक्ट का तो पता चल जाए ना। आज हम पूरा देखते हैं ज़रा इसका होता गया। चैप्टर नंबर 1 देखें आप, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है। चैप्टर नंबर 2 इज इकोनॉमी एंड द बिजनेस पर्सपेक्टिव, राइट। द थर्ड वन इज इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। चौथा कौन सा सब्जेक्ट है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। फिफ्थ है जी टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 6 है आपकी केस स्टडीज आ जाएंगी इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव। चैप्टर नंबर 7 इज कंपैटिटिव फोर्सेस, इसमें अलमशहूर पोर्टर्स 5 फोर्सेस वाली भी इधर ही आ जाएगा। उसके बाद है चैप्टर 8। चैप्टर 8 इज ऑल अबाउट इंटरनल एनालिसिस, कि आपका इंटरनल एनालिसिस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस तरह करते हैं। चैप्टर 9 इज एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स आपके कौन कौन से होंगे और आपने एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो चैप्टर 9 है ना, 1 to 9, ये जो मैनेजेरियल पोर्शन है आपका, जो सी फैप के अंदर एक पेपर आता है, सी फैप 3 है गैस, उसके अंदर है BM, क्या SBM उसका अब नाम हो गया हुआ है, अभी नाम उसने चेंज किया है। ये सारे जो 1 to 9 चैप्टर्स हैं ये आपकी बेस सेट करेंगी टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला जो पेपर है आपका, ये आगे जाके 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा सी फैप के अंदर। सी फैप स्टेज की बात कर रहा हूँ, एक सी फैप 3 बन जाएगा, एक सी फैप 6 बन जाएगा, एक BFD का पेपर बन जाएगा, एक आपका SBM का पेपर बन जाएगा, और फिर आगे जाके MSA में मर्ज हो जाएंगे, MSA 2 बन जाएगा। तो ये इसकी इतनी ज़्यादा रेलेवेंस है, आपने इसको इतने ही ध्यान से और इतने ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप इस तरह भी पर्सपेक्टिव या विजन होता है ना बंदे का, विजन की बात है, आप विजन इसको इस तरह करो कि यार मैं एक नहीं 2 पेपर पढ़ रहा हूँ। आप इस तरह भी समझ सकते हो कि यार क्या मुसीबत पड़ गई है, पहले तो ये एक अलग पेपर होता था 100 नंबर का, अब मुझे 200 नंबर का पेपर 100 में करना पड़ रहा है, यार क्या मुसीबत है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड परसेप्शन। आपका एटीट्यूड किस तरह का है, आप किस तरह चीज़ों को परसीव करते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका किस तरह का है। मेरा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं कहूँगा यार मैं तो CFAP के 2 पेपरों की तैयारी एक में ही कर रहा हूँ। अगर मेरा नेगेटिव, मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा यार क्या मुसीबत पड़ गई है, पहले अच्छा खासे 2 पेपर थे, मुझे एक में पढ़ना पड़ रहा है। सो यू सी देयर इज़ अ डिफरेंस इन एटीट्यूड, और एटीट्यूड ही है, और आपका ये एटीट्यूड है जो आपकी टोन सेट करता है, यहाँ आपको आगे ले जाता है, यहाँ आपको पीछे ले जाता है। यही आपकी रिग्रेसिव थिंकिंग है, या यही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है जो बंदे को आगे लेके जाती है या पीछे लेके जाती है। सो यू सी व्हाट यू आर डूइंग हियर, you are learning, you are preparing for 2 CFA papers in one go। सही हो गया। चैप्टर नंबर 1 से 9 तक जी आपका मैनेजेरियल पोर्शन है। अच्छा जी, इसमें चैप्टर नंबर 10 देखें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। चैप्टर नंबर 11 इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। चैप्टर नंबर 12 इज cost of finance. Chapter number 13 is identifying and assessing risk. Chapter number 14 financial risk management. 15 is budgeting and forecasting. और 16 है जी working capital management. And the last but the not the least one, introduction to project appraisal।
हाँ, प्रोजेक्ट अप्रेजल ही है। पता है किसी को प्रोजेक्ट अप्रेजल का? यस, फिजिबिलिटी सॉर्ट ऑफ। ये बड़ा बहुत बहुत मजे का टॉपिक है। आप समझ लें कि एडवाइजरी, कितने डिपार्टमेंट होते हैं फर्म के अंदर? ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी। अच्छा, ये फाइनेंस को ना आप लोग कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी में चीज़ आ जाती है। इसमें जो लास्ट वाले जो टॉपिक है ना, प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली क्या होती है कि कोई भी कंपनी को कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए बेनिफिशियल है या उसके लिए एडवर्स है, ये डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर्चुनेटली मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी सीए फर्म में, मैं इसी चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स भी चल रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैंने एक फिजिबिलिटी बनाई है रिसेंटली, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा क्लाइंट था, तो उनका एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। अब वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को प्रेस किया कि ये हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ़ायदा है या नुकसान है उसके अंदर, ठीक है। फिर इसी को आगे लिंक ये चीज़ हो जाती है, यही जो प्रोजेक्ट अप्रेजल में कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम सीखेंगे, जो आगे जाके आपके बिजनेस वैल्यूएशन के साथ लिंक कर जाती है। ऑल्दो वो एमएफए इसमें 06 में नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कमर्शियल बेनिफिट अटैच विद दिस सब्जेक्ट। इसके साथ इसकी रेलेवेंस क्या है प्रैक्टिकली, और इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। बिजनेस वैल्यूएशन एक टॉपिक आ जाता है। बिजनेस वैल्यूएशन, आपने किसी भी बिजनेस को किस तरह वैल्यू करना है, उसके अंदर जो टेक्निक्स या टूल्स यूज होते हैं उसकी भी बेसिक यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर एक ऑडिट है, उसकी फीस चलें इस तरह कर लेते हैं कि इसकी जो फीस है वो भी डबल होती है ऑडिट से इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू, ठीक है। तो इसका इतना बेनिफिट है। ये प्रोजेक्ट अप्रेजल लास्ट से हम लोग स्टार्ट भी यहीं से कर रहे होंगे, ठीक हो गया। चलें आ जाएं अब आगे, प्लीज़ नेक्स्ट पेज पे हैं। आपको आज पूरा सब्जेक्ट के बारे में बताना है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑन बिजनेस प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं बनाया भाई, आई कैप की तरफ से आएंगे। आई कैप आप लोगों से क्या कॉम्पिटेंस ऑफ लेवल, क्या कॉम्पिटेंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अप्लाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑन बिजनेस रिलेटेड डाटा, ठीक है। ये जो पहला पोर्शन है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑन बिजनेस प्रॉब्लम्स, इसको स्टैट वाला पोर्शन भी कह देते हैं, स्टैटिस्टिकल पोर्शन भी हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक। ये जो पहला है, इसमें प्रोफेंसी लेवल, आपको प्रोफेंसी लेवल चाहिए P2 और टेस्टिंग लेवल आपका T2, यानी कि मिड लेवल की टेस्टिंग होगी आपकी। आई कैप कह रहा है, अगेन मैं नहीं कह रहा। एनालाइज बिजनेस रिलेटेड डाटा यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा होगा क्यूएम में, पढ़ा हुआ ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसकी जो टेस्टिंग है वो कह रहे हैं कि आपको मीडियम लेवल की टेस्टिंग करेंगे, दैट इज T2, एंड प्रोफेंसी लेवल शुड बी अराउंड P2, ओके। चलें जी, तीसरी कौन सी इसमें बात आ रही है स्टैटिस्टिकल पोर्शन में, अप्लाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये भी शायद सुना सुना लग रहा है। लास्ट 5 चैप्टर है।
ये थर्ड एरिया, ओए होए होए, बड़ी ज़्यादा स्टैट्स आ गई है। यहाँ पे टेस्टिंग की है जी, T2 वही मिड लेवल की टेस्टिंग है, और आपको जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो भी वो मिड लेवल के ही मांग रहा है। सही हो गया। ये स्टैट का पोर्शन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, उनको दोबारा पढ़ेंगे और अच्छी तरह करेंगे। फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस। फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस discuss various sources of finance including debt, equity and Islamic financing। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट है या कंपनी है, किसी को अगर आपने फंड करनी है तो आपने इक्विटी से करनी है, डेट से करनी है, या आपने इस्लामिक फाइनेंसिंग लेनी है, कौन सी फाइनेंसिंग आपने करनी है। ठीक है, समझ लगी। इक्विटी कौन सा पैसा होगा, शेयर होल्डर का। मैं अपना कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसके अंदर अपना ज़ाती पैसा इंजेक्ट करूँगा तो दैट इज़ इक्विटी। अगर मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं जाके बैंक से उधार ले लेता हूँ तो दैट इज़ डेट, डेट फाइनेंसिंग। इस्लामिक फाइनेंसिंग का एक मोड कौन सा, मुदारबा, क्या होता है उसमें? हाँ, एक बंदा आ जाता है, वो अपनी स्किल ले आता है, एक बंदा कहता है मैं पैसे डाल देता हूँ, तो पार्टनरशिप से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सोर्सेज ऑफ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आपने पैसा डेट से उठाना है या इक्विटी से उठाना है। एज ए कंसल्टेंट, when you become qualified, inshallah, when you become a qualified chartered accountant, you will be advising your clients कि आपने ये जो बिजनेस करना है, आपको मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस में डालना है या आपने खुद का पैसा डालना है, ज़्यादा फ़ायदा किस में है, या दोनों को मिक्स करके डालना है। पाकिस्तान में क्यों नहीं होते स्टार्टअप्स? कुछ एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे इतने सारे बिजनेस डूब रहे हैं, देयर आर सम पीपल हु आर मेकिंग सम क्रेजी मनी। इसी अब आप, एक बैंक है वो 20% पे दे रहा है, 20% फिक्स पे फाइनेंसिंग दे रहा है, और काइबर चल रहा है 21%। आप खुद सोचो, 1% माइनस पे दे रहा है, क्यों दे रहा है? पागल तो नहीं है? पूरी इसमें साइंस है, पूरी गेम है इसमें। इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे ना आपको मैं समझाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट में इसको जाके पढ़ेंगे। वहाँ पे इंटरेस्ट और जो रिस्क है उसकी हेजिंग करनी है, इंशाल्लाह उधर जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टअप्स पाकिस्तान में बड़े ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सीट फंडिंग बड़ी ज़्यादा हो रही है। अभी एक माइक्रो फाइनेंस, एक बंदा था, उसने क्या किया, माइक्रो फाइनेंस बैंक में वो जॉब कर रहा था, और वो जॉब करते करते उसमें वो आइडिया सारा उसने थोड़ा उसको इनोवेट किया, और एक बंदे को उसने पिच किया, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, तो उसने बस उसी को थोड़ा सा, बस एक उसकी लाइन ऑफ बिजनेस थी, उसी माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो लाइन ऑफ बिजनेस को उसने पकड़ा, उसी को थोड़ा सा उसने रिवॉल्व किया, उसने बाहर पिच किया, और इन गॉट वेरी वेरी गुड वेंचर कैपिटलिस्ट मनी इनटू द बिजनेस, और वो भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। बड़े अच्छे अच्छे स्टार्टअप चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी भी चल रहे हैं, ऑल्दो हालात ख़राब है, कोई इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल पीपल आर मेकिंग सम मनी। अच्छा जी, थर्ड वन इज एनालाइज कैपिटल एसेट सेंसिटिविटी टू सिस्टमैटिक रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट एंड रिस्क फ्री एसेट्स। ये जो स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग पैसे लगाते हैं, वो किस तरह लगाने हैं, ये सारी उस तरह की बातें हैं, वो सारी हम सीखेंगे। बुकिंग वगैरह, बुकिंग वगैरह क्या होती है? जी बेटा, हाँ हाँ, उसमें यहाँ तो देखो ना, एक तो बड़ी इलॉजिकल इरेशनल किस्म की ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पूरा सीखेंगे कि कंपनी जो है
उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को किस तरह एनालाइज करना है, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, और कंपनी की शेयर की वैल्यू किस तरह निकलती है, और फ्यूचर में जाके वो किस तरह परफॉर्म करेगी, और उसमें पूरे मेथड वगैरह लगा के फिर आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं। वो ऐसे ब्रोकरेज की तरह या किसी की तरह सट्टेबाजी नहीं करते कि बस ये ले लो, ये ले लो, ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उसमें वो टेक्निक्स और ये टूल्स हैं, सारी इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। The next one is apply risk management techniques to business entities. रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, रिस्क को किस तरह मैनेज करना है। अप्लाई फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन टेक्निक्स ऑन बिजनेस एंटिटीज। हम आज खड़े हुए हैं यहाँ पे, मेरी एक फार्मा की कंपनी है और मैं आज बैठ के बजटिंग कर रहा हूँ, कॉस्टिंग कर रहा हूँ। तो जो मैंने मेडिसिन बेचनी है मैं उसके सेल का बजट बना रहा हूँ, आज से अगले महीने का, उससे अगले महीने का, अगले पूरे क्वार्टर का। अब मैं उसकी सेल का बजट बना रहा हूँ। अब मुझे सेल का तो मैंने बजट बना लिया, इतने यूनिट बेचूंगा, इस प्राइस पे बेचूंगा, लॉक हो गया। अब उसकी कॉस्ट भी है, अब वो जो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट है। अब उसकी कॉस्ट को मैं कैसे मेजर करूँगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ होने हैं या जो रॉ मटेरियल यूज़ होना है वो तो मैंने करना है, बाहर से इंपोर्ट। अगले महीने रिस्क है, आपको पता है कि जिस तरह हमारा फॉरेन करेंसी में जो मामला हो रहे हैं आपको पता ही है, डॉलर रिस्क है कि ऊपर चला जाएगा, नीचे आने के तो बड़े कम चांसेस हैं। तो रिस्क में हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो उस रिस्क को किस तरह मैनेज करना है कि अगर आप कोई रॉ मटेरियल ले रहे हो और उसकी पेमेंट आप डॉलर्स में कर रहे हो, तो रिस्क को मैनेज करने की टेक्निक्स हैं कुछ, उसको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, फॉरेक्स भी कहते हैं। आप उसमें डिफरेंट तरीक़ों से करते हो, आप FRA ले लेते हो, ऑप्शंस ले लेते हो, स्वैप्स कर लेते हो, यू नो, फ्यूचर खरीद लेते हो। वो सारी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरह करनी है, वो सारी हम लोग इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह नंबर 4 और 5 में। चलें जी, which brings me to our next portion, that is C, portion C। पोर्शन सी में सबसे पहली बात क्या है जी, बजट्स है। प्रिपेयर बजट, प्रोजेक्शन, फोरकास्ट यूजिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बजट्स बनाने हैं, बजट्स बनाने आते हैं हम लोगों को, कहाँ बनाए हैं, कॉस्टिंग में, बस वही बनाने हैं। ये तो आपको आता है टॉपिक, वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्या जी बेटा, हाँ ये रिलेटिवली इजी टॉपिक है, ये कॉस्टिंग का भी आप इसको कह सकते हो। इसका अभी 3 अटेम्प्ट्स में एक दफ़ा सवाल आ गया हुआ है, इजी सवाल था। प्रिंसिपल फैक्टर क्या होता है बजट के अंदर, बजट बनाने में प्रिंसिपल फैक्टर, प्रिंसिपल फैक्टर क्या होता है बजटिंग के अंदर। चलो बजट स्टार्ट, एक काम होता है ना, स्टार्ट होता है बजट बनाना, स्टार्ट कहाँ से होता है। अच्छा, बजट पूरा नहीं आपने बनाना सीखा हुआ, किसी भी पूरी कंपनी का पूरा बजट बनाना हो। मेरी लेदर शूज़ की फैक्ट्री है, मैं कहता हूँ आप बजट बना दो मुझे, अच्छा वो नहीं सीखा हुआ, सही है। ओके ओके ओके। प्रिंसिपल फैक्टर जो होता है ना बेटा, वो होता है सेल्स होती हैं, कोई भी बजट स्टार्ट होता है वो सेल से स्टार्ट होता है, सेल की प्रोजेक्शन से स्टार्ट होता है, सही है। सबसे पहले सेल देखते हैं, सेल की प्रोजेक्शंस, फिर उसकी कॉस्टिंग, फिर एडमिन, सेलिंग, फिर सारा वो नीचे आता जाता है। और इसकी प्रैक्टिकली बड़ी ज़्यादा रेलेवेंस है, हम लोग बहुत ज़्यादा बजट बनाते हैं, मतलब
वी कैन बी फाइनेंशियल कंट्रोलर, अकाउंट्स मैनेजर, CFO, सही है, CEO। और हमने जहाँ पे भी ऊपर बैठे होना है, यहाँ तो पहले हम बजट बना रहे होंगे, यहाँ जो बजट बना रहे हैं हम उसको चेक कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, एनालाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशंस कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओहो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कहाँ पढ़ा हुआ है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ना पहले यहाँ पे था CFAP में। CFAP में ये जो BFT के अंदर ही ये जो मैक का पोर्शन था यहाँ पे था। अब वो इसको उठा के ना पीछे इधर ले आए, MFA में ले आए 06 में। ठीक है, और इसका जो टेस्टिंग लेवल है वो भी अच्छा खासा तगड़ा है। पहले ये यहाँ पे और यहाँ पे होता था, अब उसको उठा के वो यहाँ पे ले आए, यहाँ से उसने CFAP में से निकाल दिया और अच्छा खासा तगड़ा लेवल है इसके। अभी तक 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं और तीनों में वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ये इसकी रेलेवेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको प्रैक्टिकली मैं इसकी आपको रेलेवेंस समझाना चाहूँ तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, इट्स मेंस, इट्स टोटली मेंस। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बगैर आप चल ही नहीं सकते। ये जो आप कह लेंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी जो शान में चीज़ जो आती है ना वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आती है। ये इतनी मज़े की चीज़ है, जिसको ये आती है उसकी नौकरी भी पक्की है और उसकी प्रमोशन भी पक्की है। ये इतनी मज़े की चीज़ है, ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। आपको एग्जाम की रेलेवेंस समझ आ गई इसकी आपको प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी मैंने बता दी। इंशाल्लाह इसको डिटेल में करेंगे, बट फिर वहाँ पे भी जाओगे आपको मज़े के सिनेरियो बताऊंगा। आगे आ जाता है कंप्यूट NPV, IIR एंड पे बैक फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट। ये बेटा वही लास्ट वाली जो बात थी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाली, सही है। उसी के अंदर कि कोई प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करना है नहीं करना, उसके अंदर कितना पैसा डाल लेना है, और पैसा डालेंगे तो कितने दिनों में इन्वेस्टमेंट आपकी पे बैक होगी, उसका रिटर्न क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि इसमें प्रोजेक्ट पे रिटर्न कितना मिलेगा, उसमें कहते हैं कि IRR क्या है। कोई भी फिजिबिलिटी बनाते हैं उसमें ये 3-4 चीज़ें ज़रूर करते हैं हम लोग। NPV, प्रोजेक्ट की NPV क्या है, इसका IRR क्या है, इसका पे बैक पीरियड कितना है, और उसके सेंसिटिव एनालिसिस। सही है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती है फाइनेंस के अंदर। और पहले हम ये कहाँ पढ़ते थे जाके, जस्ट कम बैक, कहाँ में पढ़ते थे, F में। और अगर कोई बेचारा F में नहीं पहुंचा तो उसको पता ही नहीं होगा। सो यू गाइस आर लकी ना वे कि आप लोग कहाँ पे पढ़ रहे हो, इधर ही पढ़ रहे हो। हाँ, PRC में भी पढ़ा है, हाँ NPV वगैरह देखा। यहाँ पे आप सही प्रॉपरली उसको थोड़ा सा जो आगे उसे आपने सीखा हुआ ना उसी को आप आगे जाके एप्लीकेशन उसकी कर रहे होंगे। सही है, तो ये आपको पूरा मैंने सिलेबस भी इसका गो थ्रू करवा दिया, इसका सिलेबस क्या क्या है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज डू आस्क मी, एनी क्वेश्चन। कितना मुश्किल है,
यार इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक्स हैं, वो काफ़ी उसने तगड़े टेस्ट किए हैं, कुछ ज़रा नॉर्मल टेस्ट कर रहा है। अब जिस तरह ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है, ये तीनों टाइप में उसने टेस्ट किया है और तीनों में उसका अच्छा खासा सही सवाल दिया उसने। क्योंकि अब खुद आप देखो ना, लॉजिकल बात है कि उसने C में से एक टॉपिक निकाला है, एक टॉपिक उसमें से निकाल ही दिया, तो वो पीछे लेके आया तो उसका टेस्टिंग लेवल ज़्यादा ही रखेगा ना, कम तो नहीं करेगा। आ जाए आप ये नेक्स्ट पेज पे प्लीज़ आ जाएं, इधर भी, इधर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के ना ये थोड़ा सा एनालिसिस किया है इसका, जो इन्होंने ही दिए है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस पे से स्प्रिंग 22 में देखें जो पहला पोर्शन है, उसमें प्रोबेबिलिटी और ये हाइपोथेसिस में से क्वेश्चन आया हुआ है, हाइपोथेसिस के टॉपिक्स में से आया हुआ है, ठीक है। ऑटम 22 में स्टैट्स वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं है और स्प्रिंग 23 में 6 मार्क्स का आया हुआ है। अच्छा नीचे, सबसे नीचे आ जाएं, टोटल से थोड़ा सा ऊपर, ये वाला पोर्शन MCQ वाला, ये आपको नजर आ रही है लाइन, इसमें देखें MCQ कितने कितने मार्क्स के हैं, 7, 12 और 7। अच्छा इसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं ना, ये स्टैट वाले पोर्शन में से आ रहे होते हैं MCQs के। इसमें फर्दर इसको मैं करूंगा डिग डाउन, तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। दूसरा पोर्शन है जी रिस्क एंड फाइनेंस एंड रिस्क एनालिसिस। इसमें पहला जो है डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग डेट, इक्विटी एंड इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है। सेकंड वन इज कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो दूसरा वाला टॉपिक है ना, ये पहले वाले के बगैर तो हो ही नहीं सकता, शायद आपको थोड़ी सी समझ लग रही हो देख के। एक्सप्लेन किया हुआ ना, थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और दूसरे में उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जी बेटा, कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ जो मैंने आपको बताया था ना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा उठाना है, अपना पैसा उठाऊंगा या बाहर से उधार लेके आऊँगा, तो वो जो उधार पैसा लेके आऊँगा उसके ऊपर उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, अपना पैसा लगाता हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो जो सस्ते वाला पैसा होगा वही लगाऊंगा ना बिजनेस में, जो महंगा वाला होगा उससे कहूँगा भाई ये रहने दो। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी डू एज एडवाइजर। अच्छा इसमें फिर देखें एसेट कैपिटल एसेट सेंसिटिविटी है, सिस्टमेटिक रिस्क है, ये इसमें अभी तक नहीं पूछा है, इसमें इसकी भी बारी आने वाली है। अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, और ये जो आपको मैंने रिस्क मैनेजमेंट का बताया है, ये जो 4 है बेटा, दिस इज थ्योरी एंड द 5th वन इज कैलकुलेशन। ये भी 4 और 5 इकट्ठे ही हैं, आप इसको इकट्ठे ही समझ लो। तो इसमें बेसिकली 2-3 टॉपिक हैं और 3 में से जो 2 टॉपिक हैं वो बड़े कंसिस्टेंटली चेक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें नंबर 5 9 नंबर का आया, 6 नंबर का, फिर 9 नंबर का। ऊपर देख लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और बैक, हर टाइप में क्वेश्चन आ रहा है। हाँ ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, सारा कुछ ही कर रहा है टेस्ट। ये चीज यही आपसे मैं समझाना चाह रहा था, सारा कुछ ही टेस्ट कर रहा है। इस पूरी ग्रिड के अंदर से ना कोई चीज वो छोड़ नहीं रहा, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, सारा कुछ ही टेस्ट कर रहा है आज वो, और अच्छा खासा टेस्ट कर रहा है। ऐसे ही है। ऑन एवरेज देखें 19 नंबर टेस्ट किए, 21, 21, 21। अब ये जो ऊपर स्टैट वाली पोर्शन है ना, मजे की बात है,
इसमें जो ये ऑटम 12 है ना, ऑटम 22 है, इसमें 0 मार्क्स है यहाँ पे ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया उसने। शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो नीचे 12 नंबर में एमसीक्यूज के आ रहे हैं, इसमें से 8-9 नंबर इसके थे स्टैट वाले पोर्शन के। स्टैट के बगैर भी पेपर नहीं बन रहा, इसके बगैर भी आपका गुजारा नहीं है। ठीक है जी बेटा। द थर्ड वन इज, थर्ड पोर्शन कौन सा? बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस। इसमें देखें पहला वाला कौन सा है? प्रिपेयर बजट, प्रोजेक्शन एंड फोरकास्ट यूजिंग एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस। एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, स्प्रिंग 22 में नहीं आया, ऑटम में आ गया था और अच्छा खासा आया 12 नंबर का। जी देखा आपने बेटा? सही है। अब ये टॉपिक होता आसान है बजटिंग वाला, इतना मुश्किल नहीं होता। बस इसमें आई कैप की मर्जी है, आई कैप माजरत के साथ जान के इसको मुश्किल बना देता है। खैर ये इजी टॉपिक है, इतना आसान नहीं है, इट्स फाइन। दूसरे टॉपिक में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब देखो स्प्रिंग 22 में आ रहा है 10 नंबर का और स्प्रिंग 23 में आ रहा है 9 नंबर का, और ये अच्छे खासे मार्क्स हैं। एंड द थर्ड वन इज NPV-IRR वाला 15, 12, 15, इसके बगैर पेपर नहीं बन रहा। सही है, बनना भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं स्किप कर रहा, आप कोई एक टॉपिक नहीं छोड़ सकते, पूरा सिलेबस आपको करना पड़ेगा। एक टॉपिक नहीं छोड़ सकते आप, एक टॉपिक छोड़ दिया आपका 12-15 नंबर का सवाल चले जाना है। 12-15 नंबर का क्वेश्चन चला जाए तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है पेपर को ना। तो ये था जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और ये मैंने आपको पूरा सिलेबस से गो थ्रू करवाया। ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो विद फाइनेंस और विद सब्जेक्ट, और थोड़ा सा आपको पता चले कि यार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसका सब्जेक्ट का भी बैकग्राउंड बताना चाह रहा था, आपको उसके भी ज़रा अहमियत का अंदाज़ा हो कि आपके ये जो फाइनेंस का पोर्शन है और जो मैनेजरियल का पोर्शन है, दोनों की अपनी अपनी जगह एक वर्थ है, और इसको आपने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है इनटू CFAP एंड MSA इंशाल्लाह। अब आपका अपना एक विजन है, आपका एक अपना एक जहन है कि यार आप CFAP के 2 पेपर पढ़ रहे हो, उनकी तैयारी कर रहे हो, या आप 2 पेपर एक में तैयारी कर रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट यू, how you think and how you react and how you approach this paper. Inshallah, looking forward to see you. Thank you so much.